हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप लैडर। आई एम अमारा सिद्दीकी और आज मैं फिर आपके लिए ले आई हूँ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। आज है 22 जून और हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके लिस्ट आपके सामने है। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी, जो पिछले कई दिनों से कंटिन्यू न्यूज़ में है और इसी से रिलेटेड 2 आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में आए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला ये एक एडिटोरियल है जो कि आपको ओपेड सेक्शन में मिलेगा द हिंदू न्यूज़पेपर में, और ये एक इकोनॉमी वाले पेज पर था जिसमें 5G टू अकाउंट फॉर 39% ऑफ इंडिया सब्सक्रिप्शन बाय 27, ये एक रिपोर्ट है। देखिए, अलग अलग जनरेशन्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं। जैसे आप जो अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं वो है 4G, जो 4th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो ये नेक्स्ट रहेगी 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसके जो 3 मेजर बेनिफिट्स है वो है, फर्स्ट है हमारे पास जिसको हम एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड कह सकते हैं, यानी इसकी जो बैंडविड्थ रहेगी, इसकी जो वर्किंग बैंडविड्थ रहेगी ये बहुत ज़्यादा रहेगी और इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे 4G जो कनेक्शन हमारा होता है वो भी अपने पिछले वाले से ज़्यादा स्पीड देता है, लेकिन स्टिल इसकी स्पीड 1 GB रेयरली क्रॉस करती है। तो अब जो 5th जनरेशन वाले कनेक्शंस होंगे ये अपनी स्पीड 20 GB तक भी दे सकते हैं और इसी की वजह से हम अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये इसका एक मेजर बेनिफिट है। दूसरा जो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वो रहेगी लेटेंसी, लो लेटेंसी, यानी जो एक कमांड और इनपुट और आउटपुट के बीच का जो टाइम होता है वो अभी जो हम 4G यूज़ कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें ये रिड्यूस होकर 1 मिलीसेकेंड से भी कम हो जाएगा। और तीसरा है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। इसका मीनिंग ये है कि इसमें जो कम्युनिकेशन होगा, इसमें जो डेटा आउटफ्लो इनफ्लो होगा, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम और द मशीन्स। इससे होगा क्या, ये जो मैसिव मशीन कम्युनिकेशन है इसकी वजह से आप लार्जर लेवल पर इंटरनेट को यूज़ कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी वगैरह में ये चीज़ काम आएगी। उसके अलावा कम एरिया में ज़्यादा डिवाइसेस को या ज़्यादा रिसीवर्स को सर्विस दी जा सकेगी, तो इसकी वजह से कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसी कनेक्शन में हम आगे चलकर इसका कंपैरिजन देखते हैं 4G के साथ। यहाँ आपके सामने चार्ट है। इस तरफ जो ब्लैक साइड दिखाया जा रहा है ये 4G है और ग्रीन साइड वाला 5G है। पहले हम स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड में यहाँ पर 4G अप टू 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड देता है, यानी पर सेकेंड में 4G से आप 1 GB का डेटा फ्लो कर सकते हैं, जबकि इसी की कंपैरिजन में 5G 10 GB देगा आपको। और अगर हम लेटेंसी की बात करें तो ये 10 मिलीसेकेंड्स का टाइम लेता है, लेकिन अब टाइम 1 मिलीसेकेंड से भी कम हो जाएगा। ऐसे ही हम फ्रिक्वेंसी बैंड की बात करें तो ये 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में सक्सेसफुली 1000 लोगों को ये सर्विसेज दे पाता है विदाउट एनी ग्लिचेस। लेकिन यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 मिलियन लोगों को दे पाएगा या 1 मिलियन डिवाइसेस को हैंडल कर पाएगा पर स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करते हैं तो इसमें 2 to 8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जबकि इधर 3 to 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड है। फ्रीक्वेंसी बैंड का हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि इसकी वजह से स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बैटरी कंजम्पशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 4G में ये सारी सर्विसेज देने के लिए बहुत हाई कैपेसिटी वाली बैटरी लगती है और बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन 5G अपने सारे बेनिफिट्स के बावजूद बैटरी कंजम्पशन 10% से रिड्यूस कर देगी, यानी ये 10% मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी। तो ये इसका कुछ कंपैरिजन है, कुछ मेन पॉइंट्स है जो आप अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। ये इस तरह का डायग्राम आप अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को एग्रीमेंट ऑन एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये एक बहुत हॉट टॉपिक है जो कंटिन्यू न्यूज़ में रहता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर्स में कवर किए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये एडिटोरियल के फॉर्मेट में द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। इसमें पर्टिकुलरली एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, यानी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके डेवलपमेंट के पीछे सारी दुनिया लगी हुई है, इसमें एथिकल इश्यूज भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी आर्टिकल में एक एग्जांपल देकर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू सम सर्वे
एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जहाँ पर फेस रिकॉग्निशन और कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्निशन की प्रोग्रामिंग की गई थी, जब उसमें एरर टेस्ट किया गया कि पर्टिकुलर मशीन कितना एरर कर सकती है, तो वाइट रेस या फिर लाइट स्किन्ड पीपल के लिए ये एरर परसेंटेज था 1%, यानी सिर्फ 100 लोगों में से 1 के साथ ये एरर रिकॉर्ड की गई। लेकिन जब यही एरर कलर्ड स्किन या डार्क स्किन वालों के साथ की गई तो ये परसेंटेज बढ़कर 19% हो गया, यानी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एरर 100 में से 19 लोगों के लिए रिकॉर्ड हुई है। ऐसे ही अगर कलर्ड या डार्क स्किन विमेन की बात करें तो ये परसेंटेज बढ़कर अराउंड 36% हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन इन एरर दिख रहा है, ये ऑन द बैक एंड जिस प्रोग्रामर ने डिज़ाइन किया है, जो टीम ऑफ प्रोग्रामर्स बैठी है, उनका रेसिज्म, उनके वैल्यूज़ भी मशीन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसी वजह से ये रेसिस डिफरेंसेस या रेसिस एरर्स रिकॉर्ड हुई हैं। इस तरह के डिफरेंसेस जेंडर बायस्ड भी होते हैं, या इसी तरीके से कम्युनिटी बायस भी हो सकते हैं, रिलीजियस बायस भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे वैल्यूज़ या हमारे जो लेक्यूनाज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना आए या इसके यूजेज में किसी किस्म का अनएथिकल वर्क ना हो, इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये एग्रीमेंट साइन होकर काफ़ी टाइम हो गया है, 2021 नवंबर में से साइन किया गया था, लेकिन ये न्यूज़पेपर में आया है तो हम इसे आपके सामने ले आए हैं। यूनेस्को की वेबसाइट पर इसका एक डिटेल आर्टिकल है, आई विल सजेस्ट कि आप उस आर्टिकल को जाकर पढ़ें। उसमें उन्होंने उन सारी चीज़ों की बात की है जिस पर एथिक्स अप्लाई होता है। यूनेस्को के इस एग्रीमेंट में जिन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा प्रोटेक्शन। जो भी प्राइवेट डेटा कलेक्ट हो रहा है वो किसी भी पर्सन के उसके कंसेंट के बगैर कहीं और यूज़ नहीं होना चाहिए, या फिर इस डेटा का अनएथिकल यूजेज नहीं होना चाहिए। ऐसा ही दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोशल स्कोरिंग एंड सर्विलेंस। आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर आपकी सर्चिंग, आपके पोस्ट, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस, इन सब के अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया वेबसाइट्स आपकी स्कोरिंग करती है। यानी आप किस तरह का इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप इन्फ्लुएंसर है या नहीं है, आपका सेगमेंट क्या है, इन सब चीज़ों की स्कोरिंग होती है। तो ये एक सोशल स्कोरिंग जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, एथनिसिटीज़ या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को साइडलाइन कर सकती है या उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है। ऐसे ही आता है मास सर्वेलेंस। मास सर्वेलेंस अक्सर रिपोर्ट किया जाता है कि चाइना में मास सर्वेलेंस होता है, इवन ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पर भी फेस रिकॉग्निशन लगे हुए हैं। तो इस तरह का मास सर्वेलेंस भी अनएथिकल है, ये अग्रीमेंट कहता है। ऐसे ही थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन का, यानी ये जो इथिकल कंडक्ट बनाया जा रहा है वो पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सस्टेनेबल वे में यूज़ किया जाए, इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। एथिक्स GS4 का क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आप सभी को पता है, ये GS2 का यानी पॉलिटी का टॉपिक है। GS2 में एंटी डिफेक्शन लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में भी आ सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये 10th शेड्यूल में है, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था और ये एक्ट 1985 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने और एंटी डिफेक्शन लॉ का बनाने के पीछे रीज़न था कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है और स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश किया जाए। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे लगता है कि इसका बेसिक पर्पस डिफीट हो रहा है। इसके अगर हम मेन प्रोविजंस की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि ऐसे मेंबर्स जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के थ्रू से इलेक्ट होकर हाउस में पहुंचते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, ये लोग अपने इलेक्शन के बाद अगर पार्टी चेंज करते हैं या अपने पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जाकर वोट करते हैं तो ऐसे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो अब हाउस का मेंबर नहीं रहेंगे। तो इस प्रोविजन को बाईपास करने के लिए इसका एक दूसरा प्रोविजन यूज किया जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के लेजिस्लेचर्स अपने 2/3 नंबर्स में ये डिसाइड करते हैं
कि वो किसी और पार्टी के साथ मर्ज होना चाह रहे हैं या उस पार्टी में शिफ्ट होना चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एंटी डिफेक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टी के 3 मेंबर लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं और ये 3 में से 2 चाहते हैं कि किसी पार्टी में शिफ्ट हो जाए, तो ये एक्चुअली 2/3 हो जाएगा। और ये 2/3 मेंबर अगर डिसाइड करते हैं कि किसी पार्टी में जाए, तो ये डिफेक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ऐसे ही सिचुएशन अलग अलग स्टेट्स में क्रिएट हुई है पास्ट में, और जो न्यूज़ में अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसी सिचुएशन महाराष्ट्र में क्रिएट होने की आशंका नजर आ रही है। इससे जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो देखते हैं। प्रॉब्लम्स या कॉजेज ऑफ कंसर्न ये है, दो ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन इससे कोई खास स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती है। रादर इसके जो दूसरे प्रोविजंस है उसको यूज़ करके गवर्नमेंट को अक्सर इनस्टेबल कर दिया जाता है। इसके अलावा जो इसके ड्रॉबैक्स है, इसमें जो पार्टी विप वाला प्रोविजन है, यानी आप पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट्स कम हो गई है। और इसके अलावा जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो कि लोगों की तरफ होनी चाहिए, पीपल की तरफ या वोटर्स की तरफ होनी चाहिए, वो शिफ्ट होकर अपनी पार्टी की तरफ हो गई है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ऑल्टरनेटिव ये है कि इस लॉ की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली एक पॉलिटिकल इशू को, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को एक लॉ के थ्रू से सॉल्व नहीं किया जा सकता। रादर हमें पॉलिटिकल जो माइंडसेट है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है डच डिजीज़। डच डिजीज़, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल था जिसमें इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। डच डिजीज़ बेसिकली ये होता क्या है, ये इसमें ऑयल रेवेन्यूज़ के एग्जाम्पल देके दिखाया गया है कि किसी कंट्री में अगर पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स होता है, जैसे कि ऑयल है या गैस है, तो वो कंट्री अपने इस रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, और इस एक्सपोर्ट होने के नतीजे में उसकी जो अपनी करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो महंगी हो जाती है। और इस रीज़न की वजह से उनकी जो दूसरे आइटम्स है या दूसरे प्रोडक्शंस है, उनकी एक्सपोर्ट वैल्यू घटती है। जैसे यहाँ दिखाया है, मैसिव इंक्रीज इन प्राइमरी एक्सपोर्ट्स, यानी जो नेचुरल रिसोर्स उनके यहाँ मिला है उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। और ऐसा होने की वजह से क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी उनकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है। और ऐसा होने की वजह से एक्सपोर्ट महंगे पड़ जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट बाहर जो हमारे आइटम्स है उसकी दूसरे कंट्रीज़ में डिमांड कम हो जाती है। और ये होने की वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन वर्ल्ड डिमांड फॉर नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सीक्वेंस में आपको 3 स्टेप्स दिखाए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जो उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, यानी सिर्फ ऑयल पर वो रिलाई कर नहीं सकते और दूसरे प्रोडक्ट्स उनके एक्सपोर्ट हो नहीं रहे। तो ये एक तरह का कर्ज होता है नेचुरल रिसोर्सेज पर। ये अक्सर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये नीदरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया था, इसीलिए इसे डच डिजीज़ भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूज़ में था वो वन नेशन वन रेशन का था। रिसेंटली स्टेट ऑफ असम ने इस स्कीम को अपनाया है। अब ये स्कीम है क्या, ये रिसर्च वर्क आपको करना है और उसी के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम अपने पिछले कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं जो हमने कल लिए थे। कल हमारा एक क्वेश्चन था 2020 का, इसमें कुछ स्पीसीज के नाम दिए हुए थे। ये स्पीसीज अगर आपने सर्च की होगी तो आपको पता चला होगा कि ये बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन 2016 से लिया गया है। Recently, for the first time in our country, which of the following state has declared a particular butterfly as the state butterfly? ये उस वक्त की करंट अफेयर्स में था और इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसी साल का दूसरा क्वेश्चन है, which of the following regions of India are you most likely to come across Great Indian Hornbill? ऐसे कौन से रीजन है जहाँ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दिखाई देता है? तो इसके आंसर्स में ज़्यादा जो क्लोज आंसर है वो है वेस्टर्न घाट्स। आज का हमारा सेशन यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपने डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स को एंजॉय किया होगा। आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।